अभी आपने, मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि दो तीन अलग अलग डिबेट्स हुए थे 1947 में, उससे पहले, और उन्होंने हिंदुस्तान का फाउंडेशन बनाया था। और आपने कहा कि अब वही जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं उनको तोड़ा जा रहा है, परे करा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस है जो 1947 में शुरू हुई है। अब एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी। ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा वर्ताव होना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। So it is a document of transfer of power, it is a document of equality. तो मेरे लिए सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी है, यही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या मतलब? डिबेट चलती जाए, वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट में तो है ही नहीं। क्यों? अगर आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को देखें और पावर स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं वो हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, उसमें 90% की आवाज ही नहीं है। और मैं ये लाइटली नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको स्टडी किया है। तो 90% लोग नैरेटिव में है ही नहीं। आप मीडिया को देखिए, किसान के भी आपने कभी बात देखी है मीडिया में? कभी देखी आपने? बढ़ाई की देखी? मजदूर की देखी? नाई की देखी? जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बात देखी? नेवर। मतलब ऐसा चल रहा है कि ये 90% है ही नहीं। अब इसका आइडिया था कि ये जो 90% हैं, ये डिबेट में शामिल हो, इनको डिबेट के औजार मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको पार्टिसिपेशन मिले। अब मान लीजिए
यहां पे हम 10 लोग बैठे हैं और मैं माइक लिया हूं और मैं भाषण कर रहा हूं और उनको माइक ही नहीं मिलता है, तो डिबेट किस बात की हो रही है? तो मेरा कहना है डिबेट के लिए भागीदारी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आप इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। मैंने कल कहा, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, एकदम उनको पकड़ के 10 साल की जेल हो जाती है, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है, और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। तो और 2 भाषाएं चल रही हैं, 2 अलग अलग भाषा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा, एस्केप वेलोसिटी की बात की, याद है आपको? मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, सॉरी गलती, भारत में, जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर लगता है, मतलब शुरुआत से ही। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मीडिया वाले मित्र हैं, हाई फ्लायर्स हैं, उन्होंने उस भाषण को रिडिक्यूल किया। और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं।
प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। मैंने पता लगाया, सारे आंकड़े निकाल दिए मैंने, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब चौंक जाओगे। मीडिया में सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया ओनर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी नहीं है। एक नहीं है, मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं मिला। फिर एक मीडिया का ओनर था, जानता हूं उसको, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? चुप हो गया। फिर मैंने कहा आप मेरे लिए एक काम कीजिए, आप जाके पता लगाइए कि आपके न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट्स, ये बाकी लोग ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के कितने हैं? जवाब नहीं दिया मुझे, चुप, वापस नहीं आया। और ये हर लेवल पे हो रहा है। आपने अदानी जी की बात की, फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसकी प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं, और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए। बिजली बिल कौन देता है? 90% देता है ना। तो पूरे का पूरे सिस्टम का यही काम है। जो 90% है उनके लिए 2-3 एवेन्यूज हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। रेलवेज है, उसको खत्म कर रहे हैं। आर्मी में आप रिस्पेक्टेबल जॉब पा सकते थे, उसको खत्म कर दिया, उसको मजदूर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। और फिर आप मनरेगा देखिए, 90% की वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। मजदूरों को देखिए, वहां 90% मिल जाएंगे। और मेरे लिए फ्रैंकली अब ये पॉलिटिकल बात नहीं रही है इसमें, मुझे मतलब ये अब पॉलिटिकल, मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं। मेरे लिए अब ये मिशन है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें और उसमें 90% की बात ही नहीं चल रही है,
90% को भागीदारी नहीं मिल रही है, तो ये कैसा भारत है? तो ये वही भारत है महाराजाओं वाला, पुराना वाला, राजा महाराजा वाला, जिसमें मतलब एक दो व्यक्ति पूरा का पूरा सब डिसीजन ले लेंगे, जिसकी जमीन हड़पनी हड़प लेंगे, जो भी करना करेंगे, उसके खिलाफ तो हम लड़े, यही तो है वो। अब इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी और आरएसएस सोच रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, कि वो ये लड़ाई जीत गए, मगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली वो लड़ाई अभी हारने वाले हैं, और जितना ये इसको पीछे ले गए हैं, उससे 10 गुना ये आगे जाने वाला है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि ये 90% की फीलिंग है, और 90% कह रहा है कि भैया यहां पे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। अब मैंने एक सिंपल सी चीज कही है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सब डिसीजन छोड़ दीजिए। सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान सबका होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका रोल होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेशन सब कम्युनिटीज का होना चाहिए, मेडिकल सिस्टम में होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम में होना चाहिए, मिलिट्री सिस्टम में होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम में होना चाहिए, ये कहता है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये असेस करते हैं, 70-80 साल हो गए, सिंपल है, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले यह पता लगाना है किसकी कितनी आबादी है, जाति जनगणना, कि सचमुच में ओबीसी 50% है या 55 है या 60 है या 40 है, दलित 15 है या 20 है, आदिवासी कितना है, माइनॉरिटी कितना है, गरीब जनरल कास्ट कितना है, यह पता लगाना है सबसे पहले। दूसरी बात डीएनटी, दूसरी बात जो हमारी सारी की सारी संस्थाएं हैं, जुडिशरी हो, प्रेस हो, मीडिया हो, सारी की सारी संस्थाएं हैं, उसमें हमें एक सर्वे करना है कि 90% के पास इन संस्थाओं में कितना पावर है, कितनी भागीदारी है, और इन 90% के लोग कहां हैं, किस पोजीशन पे हैं और कितने हैं। हाँ, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे, कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कितना किसके हाथ में है, उसका कितना भाग दलितों के पास है, कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना भाग ओबीसी के पास है, कितना माइनॉरिटी के पास है, कितना गरीब जनरल कास्ट के पास है। और हमारी सरकार आएगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये 3 काम होंगे। और डायग्नोस्टिक के बाद ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा कि देश की हालत क्या है, प्रगति, सच्ची प्रगति कितनी हुई है। देखिए, अगर आपने 1% लोगों को, हिंदुस्तान की प्रगति की बात होती है, अगर आपने 1% लोगों को हिंदुस्तान का 40% धन पकड़ा दिया, तो ये कौन सी प्रगति है? ये तो हम वापस महाराजा वाले सिस्टम में पहुंच गए। तो प्रगति के लिए सबसे जरूरी शब्द पावर शेयरिंग, भागीदारी है। एक और बड़ी फैशनेबल चीज चली है कि भाई
मोदी जी बहुत कहते हैं हमने ओबीसी को, दलित को इज्जत दी। देखिए, इज्जत आप दे रहे हो, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें पावर शेयरिंग चाहिए। आप अपनी इज्जत रखिए, आप अपनी इज्जत रखिए। जिस दिन दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पावर शेयरिंग में जगह मिल गई तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी, आपकी कोई जरूरत ही नहीं। तो ये आइडिया कि ऊपर से इज्जत दी जाएगी, अमीर लोग गरीबों को इज्जत देंगे, ना, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत रखिए, उठा के रखिए अपनी इज्जत, हमें नहीं चाहिए। हमें पावर शेयरिंग चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन में जगह चाहिए, और हमें डायग्नोसिस चाहिए कि ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आज ये सच्चाई है, 70 साल पहले वो सच्चाई थी, आज ये सच्चाई है, और सच्चाई के बल पर हम आगे जा पाएंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और ये आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है, और जो छुएगा उसका मुकाबला हम सब करेंगे। ये और ये जो है ना किताब, ये एक और बात इसके बारे में कहना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि ये किताब इंडिपेंडेंस के टाइम बनी है, ये गलत है। ये किताब बहुत पहले बनी थी, इसको इस फॉन्ट में नहीं रखा गया था। मगर अगर आप गुरु नानक जी से बात करते तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे थे। अगर आप बुद्धा से बात करते तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। नारायण गुरु जी के बात कीजिए, बसवना से बात कीजिए, अंबेडकर जी से बात कीजिए, फूले जी से बात कीजिए, सब के सब बेसिक प्रिंसिपल्स इसी किताब के थे। तो हम 50 साल पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हजारों साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनका एक विजन है, मोदी जी का, आरएसएस का, उनका एक विजन है। वो कहते हैं कि उनका हजारों साल पुराना विजन है, हमारा भी विजन है, और हमारा भी विजन हजारों साल पुराना है, और ये लड़ाई हजारों साल से चल रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। एक्चुअली आप मुझे रास्ता देते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं अगर कहूं कि जो दलितों के दिल में फीलिंग आती है उसको मैं समझता हूं, वो गलत है। तो मेरा काम आपकी जो फीलिंग है उसको समझने का है, आपका जो दर्द है उसको समझने का है, और आपके साथ मिलकर लड़ने का है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूं, ये इनको बात समझ नहीं आ रही है, बट जैसे वेव ऊपर बढ़ती जाती है ना, फिर गिरती है। ये बीजेपी का अब अंत आ रहा है, ये अंत आ रहा है, ये गिरेगी अब। और हमारा काम, हम सबका काम सीरियसली एक विजन बनाने का है। अगले 10 साल का, अगले 20 साल का भारत के लिए 90% का
भागीदारी का विजन बनाने का है, शांति से, प्यार से, बिना नफरत, बिना गुस्सा, कि भैया ये हमारा प्लान है, इससे हम हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भारत इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस देश के प्रगति में, इस देश के फ्यूचर में हम शामिल कर सकें। और ये लंबा रास्ता है, हम सब एक साथ इस पे चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर माफी मांगता हूं, थोड़ा लेट हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।